नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल में एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मासूम बेटियों से लगातार हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं से घबराहट होने लगी है। चौथी बड़ी खबर भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पूरे स्टेडियम में दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे। फैंस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के रामनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारें लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा वो कौन से लोग हैं जिन्होंने यहाँ की जनता का शोषण किया, परिवार को पनपाया, वहीं भ्रष्टाचार को पनपाया। आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का काम किया था। ये लोग कोई और नहीं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ही इस पाप के मुख्य जनक है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेगी। ठीक उल्टा हुआ। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास तेजी से आगे बढ़ा। आज यहां पर आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी संस्थान स्थापित हो रहे हैं, हाईवे बन रहे। आज यहां पर नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए तो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और पीडीपी, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, जम्मू कश्मीर में आज योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, पीडीपी पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार पनप रहा था पहले, और भी कई बातें कही है। साथ ही एक योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्ववादी नेता है, साथ ही वो जम्मू कश्मीर में इनका दौरा है, तो कितना महत्व रखता है? देखो, 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज रामनगर में उनकी जनसभा हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते हुए और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद और आतंकवाद का साथ देने वाले दलों पर आज यहाँ पर जो है उन्होंने जमकर हमला बोला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ऐसे में चुनाव चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दोनों दलों की तरफ से दौर यहाँ जारी है
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसी भी प्रदेश में जाना और फिर वहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी होना, ये तो उनके खाते में आ ही चुका है। और जिस तरीके से वो लगातार जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ यह भी आकलन राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों के द्वारा ये कहा जाता था धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केंद्र की सरकार ने धारा 370 को हटाया है, तो आज कश्मीर जो स्वर्ग कहा जाता था धरती का, वो आज गुलजार हो रहा है। और यहाँ पर सभी लोगों को समानता से रहने का अधिकार है, सुरक्षा के साथ यहाँ माहौल बना हुआ है। अब वो घटनाएं नहीं होती हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है, आतंकवादी हमले नहीं कर पाते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं और प्रदेश में विकास की गति भी यहाँ पर हो रही है और इसके साथ ही रोजगार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हो या फिर या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पूर्व में यहाँ जिस तरीके से आतंकवाद का बीज बोया था और उसका ये रहा कि यहाँ पर आज तक विकास नहीं हो पाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर से और भी योजनाओं को यहाँ चालू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पाकिस्तान पर भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और उसके साथ ही भारत की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर जारी रखा जा रहा है, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कई बार जो है स्ट्राइक करके दिखा दिया है कि अब पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं को असुरक्षित करने में वो कोई ऐसी गतिविधि करें। पाकिस्तान अभी कटोरा लेकर जो है भीख मांग रहा है, आने वाले समय में पानी के एक एक बूंद के लिए भी तरसेगा। भारत सरकार ने दो टूक यह कह दिया है कि जो सिंध नदियों के जल बंटवारे का है उस पर जो समीक्षा की जानी है, अगर समय रहा तो आने वाला समय होगा कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे कि कांग्रेस के सरकार में यहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां होती थी, इसके साथ ही सैनिक तो मारे ही जाते थे और जो जम्मू एंड कश्मीर की आम जनता है उनको भी काफी नुकसान होता था। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और इसके साथ ही बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जो घटनाएं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दोहराई गई हैं। हमारी ही सरकार में ताकत थी कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाया और उसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री लाल चौक पर लगातार आए हैं और यहाँ पर शहीद सैनिकों के परिवारों से भी मिले हैं, सैनिकों के कैंप में जाकर यहाँ मुलाकात की है। अब हमारी सीमाएं सुरक्षित है और जल्द ही जो यहाँ पर पाक ऑक्यूपेशन जो लाइन है यानी कि पीओके जिसे कहा जाता है वो भारत के अधीन होगा। और इसके साथ ही बलूचिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। तो इस तरीके से जो लोग घाटी के अंदर यहाँ पर जो दल इस तरीके का पाप कर रहे थे, जो आतंकवाद को पनपा रहे थे, उनको अब दूर करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में उन्होंने वहां की जनता से वोटों की अपील की और वादा किया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में यहाँ विकास की गति और तेज होगी, आतंकवादी घटनाओं पर और लगाम लगाई जा सकेगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से नाराज थे। इसलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनावी मैदान में उतर गए थे और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पार्टी से निकाले गए नेताओं में ये शामिल पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान की सिफारिश पर 13 नेताओं को निष्कासित किया गया है। इनमें कलायत विधानसभा से टिकट कटने से निर्दलीय चुनाव लड़ रही अनीता डुल, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, आरक्षित सीट गुहला से नरेश डाडे, जींद से प्रदीप गिल, पुंडेरी से सज्जन सिंह डुल और सुनीता बट्टन को 6 साल के लिए निकाला है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जो कांग्रेस के नेता है वो बागी हो गए हैं और वहीं कांग्रेस ने नेताओं को नोटिस
बताओ जारी किया है। उन्होंने बोला है कि कारण बताओ कि बागी क्यों हुए। साथ ही चुनाव के दौरान ऐसे सिलसिले लगातार देखने को मिलते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और लगातार ऐसा दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं ने एक साथ निष्कासित किए गए। वहीं बाकी पार्टी उम्मीदवारों के विरोध में लगातार जंग जारी है। 6 साल के लिए पार्टी के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक आलोक सूती जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से जो भी बागी नेता हुए उनको कांग्रेस ने नोटिस बताओ जारी किया है। 13 में से 11 जो नेता है वो बागी हो गए। साथ ही और ऐसा लगातार देखा जाता है कि जो कांग्रेस के नेता है वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप देख रहे हैं कि छोटी विधानसभाओं में अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं कि काफी नेता बागी हो जाते हैं। और आपने भी देखा कि बीजेपी में भी जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपने देखा मंत्रियों के भी टिकट यहाँ थे, ऐसी स्थिति में बागी इस बार कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है कि आपने देखा कि 11 विधानसभा के 13 नेता को जो है उनका जो 13 नेताओं को निष्कासन हुआ है 6 साल के लिए। और उसमें आप उन नेताओं को ध्यान दिया गया जिनको टिकट न मिलने के कारण जरिए खड़े हो गए हैं और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सब देखने वाली बात यह, चूंकि कांग्रेस के नेता है तो वो जो है ज्यादातर उनके कांग्रेस के होंगे तो कांग्रेस के ही कर सकते हैं। इसके पीछे एक राजनीति भी हो सकती है, बीजेपी भी चाहती है कुछ ऐसे कांग्रेस के अंदर बगावत हो जिससे उनकी जीत निश्चित हो। क्योंकि आप जान रही हैं कि इस बार दोबारा सरकार बनाकर विधानसभा में बीजेपी, जिसके लिए काफी बड़ी समस्या है, तो साम दाम दंड भेद जितने भी हैं वो बीजेपी लगाने के लिए तैयार है। जी, जैसा देखा जाता है कि चुनाव के दौरान सियासत गर्मा जाती है और जो नेता है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। और लगातार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कांग्रेस के नेता है तो क्या उनका समीकरण बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते कि वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, हर नेता को मालूम है कि उसका जो कैरियर है तब तक है जब तक वो सत्ता के अंदर है। अगर आप 5 साल पार्टी से बाहर रह जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगले साल बाद आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आज के नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में नेता जो है अपने 5 साल के कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता और ऐसी स्थिति में वो अपने को बनाए रखने के लिए, प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वो चुनाव मैदान में आता है। तो वो अगर टिकट नहीं, बागी नेता के रूप खड़ा हो जाता है। और आपकी इस स्थिति में आप देखिए नेता जो है करीब 6 नेता वो निर्दलीय है, हालांकि उनको जो है दमलित नहीं किया गया। अक्सर आपने देखा है कि कुछ नेता जो कांग्रेस से छोड़ के आते हैं वो बीजेपी का दामन थामते हैं, उसी तरह बीजेपी से छोड़ के जाते हैं कांग्रेस का दामन। लेकिन ये चीजें केवल बड़े लेवल पे होती है, जो बड़ा नेता इधर से उधर दल बदलता है। छोटे नेताओं के लिए वो भी अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो भी काफी वोट काटेंगे आपके। ऐसे चूंकि वोट कर सकते हैं तो इसमें बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। छोटी विधानसभा है और इसमें एक सीटों का महत्व है। विधानसभाओं में इस तरीके के अगर बागी कांग्रेस नेता खड़े हो रहे हैं तो ये कांग्रेस की चिंता है और बीजेपी का। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। राजधानी भोपाल में एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मासूम बेटियों से लगातार हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं से घबराहट होने लगी है। आज के समय में बेटी पढ़ाओ नहीं, आज बेटी बचाओ की अधिक जरूरत है। भोपाल और इंदौर की घटना को प्रदेश को शर्मसार करने वाली वारदात बताया। कुणाल चौधरी ने कहा कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही हो तो गृह मंत्री और डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी वेदना होती है और दुख होता है, दर्द होता है जब रोज बेटियों के बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी, संवेदनाएं नहीं आती, शर्म नहीं आती? गृह मंत्री जी, क्या मध्य प्रदेश के हालात बना दिए? और डीजीपी साहब, क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन गुलामी करेगा?
वो मासूम बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद, वहीं 8 फीट दूर पे उसको रखा गया। पुलिस प्रशासन कुत्तों के दिखावे का काम करने लगी। पुलिस के डॉग्स करते क्या है? पुलिस हर बार बातें करती, जब भी कांड होता है सीधे सीधे अपराधियों को चिन्हित करके ऐसी सजा दो कि आगे आने वाले लोगों की रूहें कांपे कि रोज छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार से मध्य प्रदेश शर्मसार है और आप लोगों के घृणित कृत्य से शर्मसार है। डीजीपी साहब, आपसे नहीं संभलता तो इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री जी, आपसे नहीं संभलता, इस्तीफा दो। गृह मंत्री जी, नहीं संभाल पा रहे हो तो इस्तीफा दो। सीधी बात है कि इन बेटियों के दर्द को देख के आज मध्य प्रदेश का हर बेटी डरने लग गई है और हर परिवार के अंदर डर व्याप्त है और आपकी अकर्मण्यता ने इस मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर शर्मसार करने वाली घटना लगातार देखने को मिल रही है और ताजा मामला कल 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया और 36 घंटे बाद बच्चे का शव मिला है, जिससे उसके बाद में एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरा है और गृह मंत्री और डीजीपी के इस्तीफे की मांग की है। वहीं ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ये भी बताया गया है कि इसके अंदर मां और बेटी ने सास से छुपा के रखे हुए थे और अब सरकार इसमें कार्रवाई कैसे करेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार देखी जा रही है और अभी ताजा मामला कल का ही है जो 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था और 36 घंटे बाद पुलिस को उसका शव मिला था और ये भी पता लगा है कि मां और बेटी उसको छिपाने में उनके उसमें हाथ था उनका। तो ये बताइए कि सरकार कैसे कार्रवाई करेगी इसके अंदर अगर घर वाले ही ऐसी चीजों को छिपाएंगे तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मामला मध्य प्रदेश जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। चूंकि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय का भी दायित्व सीएम के पास है, इसलिए लगातार ऐसी घटनाओं पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है और जिस तरह से राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ ये मामला घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं निश्चित रूप पर जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तलाशी के बाद पकड़ा गया में मां और बहन हाथ मिला के कहीं जाने में और उनको भी अरेस्ट किया गया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या जब राजधानी भोपाल में लोग सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। निश्चित रूप से कड़ी सजा की मांग की है कांग्रेस ने इन आरोपियों को और ये कहा है कि ऐसे आरोपियों को इस तरह का जो एक सबक बने और मध्य प्रदेश में अपराध कम हो सके। जी, जैसे अगर ऐसी घटनाएं होती है तो कल भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस पर निशाना साधा था कि मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं, साथ ही आज कांग्रेस के एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने भी निशाना साधा है और साथ ही इसको राजनीति से भी जोड़ दिया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपराधी को पकड़ने में, अभी तो पकड़ लिया गया है पर सारी घटना हो जाती है उसके बाद में अपराधी को पकड़ा जाता है। सरकार का भी इसमें तथ्य सामने आ गया है, सरकार की भी ओर से जो बतप आया है और सीएम ने भी कहा है कि देखिए इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है, लेकिन किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और तुरंत कार्रवाई हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात कि जब भी जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में मालूम हुई और परिजनों ने शिकायत दर्ज की तो हुई और तुरंत वहां पे पुलिस में कारण से आरोपी भागने रहा और उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं कानून में अपना काम करते हुए उसके मां और बहन को भी गिरफ्तार किया। निश्चित रूप से जो सरकार कह रही है कि कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कानून है कि किसी भी ऐसे अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान है तो कब तक इस जो अपराधी है उसको सजा मिल पाएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पूरे स्टेडियम में दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। फैंस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। प्लेइंग 11 में लोकल बॉय कुलदीप को जगह नहीं मिली है, जिससे कानपुर के फैंस निराश है। बादल छाने के कारण रोशनी कम हो गई है, इसलिए फ्लाइट लाइटें जलानी पड़ी। मैच के दौरान बांग्लादेशी समर्थक जर्जर बिल्डिंग पर झंडा लहरा रहा था, जिसे पुलिसकर्मियों ने पीछे हटा दिया। इस पर उसने कहा कि वह भीड़ में नहीं जाएगा, भीड़ में तभी जाएगा जब सुरक्षा मिलेगी। इस पर उसकी पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई, उसका झंडा गिर गया। इसके बाद उसकी पब्लिक से झड़प हो गई। इस बीच वह गर्मी और उमस से बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने मैच के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। के बीच हो रहे क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्शक जिनका नाम टाइगर है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, वहां मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी के द्वारा उनको उठाया गया और जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता से उपचार हेतु उनको भेज दिया गया। अभी उनकी तबीयत ठीक है। उनके साथ एक लाइजन अफसर लगाया गया है, जिससे उनको कोई भी दिक्कत आती हो तो उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराया जा सके। मारपीट की कुछ सूचनाएं इसमें चल रही थी, जो बिल्कुल ही निराधार है। मारपीट की कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। उनकी जो चोट में गिरने की एक वजह जो उनसे बातचीत के दौरान पता चला है वह आ रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता प्रांशुल मिश्रा जुड़ गए। प्रांशुल, कानपुर स्टेडियम में देखा गया है कि जो युवक है वो जर्जर बिल्डिंग से नीचे गिर गया है और वो बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा था। क्या है पूरा मामला? जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का जो दूसरा मुकाबला था वो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा था। मैच शुरू हुआ, दर्शकों में भारी उत्साह था। उत्साह के साथ साथ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ और हिंदुओं के साथ वहां पर जो भी ज्यादती की गई, जिसको लेकर के जो यहाँ के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता और उनके जो नेता थे, सब विरोध में उतर आए। आवाज उठने लग गई थी कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर मैच देखने के लिए ना जाए। और क्योंकि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता और सब आवाज उठा रहे थे कि मैच को दर्शक देखने ना जाए। लेकिन दर्शकों में भी जोश कम नहीं था। पहले दिन ही करीब 1,30,00,000 की टिकट बिक गई और दर्शक मौके पर दर्शक गए, मैच देख रहे थे। लेकिन जो बारिश वहां पर होने लग गई, बारिश ने कहीं ना कहीं जो इसका मजा तो उसे किरकिरा कर दिया। वही बात अगर हम टाइगर रॉबी की बात करें, टाइगर रॉबी एक वो युवक है जो बांग्लादेश का था, मैच देखने के लिए आया था। और अपने देश को भी क्यों ना, क्योंकि अपने देश का कोई भी हो, सबके लिए अपना देश होता है और देश प्राथमिक होता है। वो उसका झंडा लेकर के फहराने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। तो पुलिस से उसकी बहस भी हो गई और जर्जर बिल्डिंग में वो चढ़ रहा था, जिसको लेकर के झड़प की बात भी सामने आई थी। और वहां पर कुछ भारतवासियों से भी उसकी धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि पुलिस ने मौके पर उसे तुरंत ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अभी उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया कि वो झंडा लेकर के फहराने जा रहा था, उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि इस तरह की बातों से पुलिस ने अभी कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको लेकर के बात निराधार बताई है। लेकिन ये तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसको लेकर के पुलिस अब सीसीटीवी कैमरा संभाल रही है और उसके बाद जांच में जो कुछ निकल कर सामने आएगा, फिर इसमें जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी फिलहाल मैच को रोक दिया गया है, क्योंकि बारिश तेज हो गई थी। 35 ओवर तक मैच चला। इसमें 107 रन बांग्लादेश की तरफ से बनाए गए थे, क्योंकि इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और करीब जो कानपुर का जो क्रिकेट बॉय है कुलदीप यादव नहीं खेल पाया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुराइट्स
खफा भी हो गए थे, लेकिन जो उसकी कमी थी उसको आकाशदीप और जो आर अश्विन है उन्होंने 3 विकेट झटक करके पूरी कर दी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि कानपुर स्टेडियम में मैच खेला गया था और उसी के अगेंस्ट में बजरंग दल भी थे, पर फिर भी अभी वो मैच खेला गया है। वहीं एक युवक ने झंडा फहराया था, वहीं वो अभी बेहोश हो गया है। अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल चाल बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।